नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट क्या है और कॉपीराइट का उल्लंघन एवं सजा के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको कॉपीराइट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक कंटेंट के स्वामित्व से जुड़ा कानून है जिसका उल्लंघन करने पर सजा, जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसीलिए बतौर एक कंटेंट क्रिएटर आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसके तहत कौन कौन सी सामग्री आती है, यानी फेयर यूज़ पॉलिसी क्या है और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर कौन सी सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट क्या होता है। तो आपको बताना चाहूँगा, कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि अधिकार कहते हैं। दरअसल कंटेंट की चोरी करना कोई नई बात नहीं है। यह काम पहले से भी होता था और आज भी होता है, लेकिन आप इसको लेकर बड़े कानून हैं। हालांकि इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है जब कलाकारों से सर्वश्रेष्ठ काम करवाने के बाद उनके हाथ काट दिए गए ताकि वे दोबारा वैसा काम न कर सके, यानी कि कलाकारों को उनके ही काम की प्रतिलिपि बनाने तक का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आप दिन रात मेहनत करके कोई किताब लिखे और कोई दूसरा उसे कॉपी करके सस्ती रेट में बेचे और आपसे ज़्यादा पैसे कमाए, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। आप उस इंसान को जल्द से जल्द रोकना चाहेंगे और शायद सज़ा भी दिलवाना चाहे, लेकिन यह कॉपीराइट एक्ट के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कॉपीराइट एक्ट लाया गया ताकि बौद्धिक संपदा के अनधिकृत इस्तेमाल और दुरुपयोग को रोका जा सके। उसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे कॉपीराइट क्या है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कॉपीराइट असल में बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स है, जो व्यक्ति को उसके मौलिक कार्य की प्रतिलिपि बनाने, संशोधन करने और बेचने का अधिकार देता है, अर्थात मालिकाना हक प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी बनाई हुई किसी वस्तु या सामग्री जैसे कि लेख, ध्वनि, फिल्म, पेंटिंग, मूर्ति आदि को पब्लिश कर सकता है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है और बेच भी सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किताब लिखे तो उस पर आपका कॉपीराइट होगा, यानी कि आप उसे रिपब्लिश कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे आपसे परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप उस किताब के असली मालिक यानी कॉपीराइट होल्डर है। इसीलिए आपसे अनुमति लिए बिना कोई भी आपकी किताब को पब्लिश या कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि यह कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कॉपीराइट को दर्शाने के लिए एक खास प्रतीक चिन्ह है, जैसे कॉपीराइट सिंबल या फिर कॉपीराइट साइन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए कॉपीराइट नोटिसेस में किया जाता है। हालांकि हर जगह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉपीराइट संबंधी उद्देश्यों और नोटिसों में इसका प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में इसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कॉपीराइट सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। असल में कॉपीराइट सिंबल एक सर्कल कैपिटल लेटर सी है, यानी कि गोल घेरे में बंद अंग्रेजी कैपिटल सी है, जो कि हर वेबसाइट की नीचे आसानी से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसके कॉपीराइट लोगो भी कहा जाता है और यह एक सर्वसामान्य प्रतीक चिन्ह है जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। दोस्तों, 1957 में स्वतंत्र भारत का पहला कॉपीराइट एक्ट बना, जिसे कॉपीराइट एक्ट 1957 यानी प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले भी भारत में कॉपीराइट एक्ट था, लेकिन यह ब्रिटेन के इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 पर आधारित था। इसलिए 1957 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था और नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया, जिसे प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट में अब तक कई अमेंडमेंट्स संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, जैसे कि हाल में ही 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें अपीलेट बोर्ड की स्थापना
कॉपीराइट सोसाइटीज़ की तारीफ स्कीम और रॉयल्टी के से जुड़े कई प्रस्ताव थे। इसी तरह पहले भी कई संशोधन हो चुके हैं। दरअसल समय समय पर कंटेंट की प्रकृति और प्रारूप बदलता रहता है। जैसे कि 1957 में जब कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था तब इंटरनेट नहीं था, इसीलिए कंटेंट का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन बाद में जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ तो डिजिटल कंटेंट की बाढ़ आ गई, इसीलिए कॉपीराइट एक्ट में संशोधन कर डिजिटल कंटेंट से जुड़े कई नियम जोड़े गए। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट के तहत सामग्री। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपीराइट एक्ट के तहत सिर्फ लेख, फोटो, वीडियो और म्यूजिक ही आता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत संरक्षण पाने वाली सामग्री की लिस्ट बहुत लंबी है। असल में इस एक्ट के तहत निम्नलिखित सामग्री यानी कंटेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो आता है साहित्यिक रचना। तो साहित्यिक रचना में गीत, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी, लघु कथा, पटकथा, लेख, निबंध आदि का समावेश होता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों चलचित्र। तो चलचित्र में वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन आदि का समावेश होता है। उसके बाद जो आता है ध्वन्यांकन यानी आवाज़, रिकॉर्डिंग, साउंड इफेक्ट्स, वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि, संगीत आदि का समावेश होता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों चित्र। तो फोटोग्राफ, रंगचित्र, रेखाचित्र, आरेख, मानचित्र, चार्ट, पेंटिंग, कार्टून आदि का समावेश होता है। उसके बाद जो आता है कलात्मक डिज़ाइन। तो दोस्तों किसी भवन, संरचना आदि का डिज़ाइन अथवा नक्शा, इसका समावेश कलात्मक डिज़ाइन में आ जाता है। उसके बाद जो आता है उत्कीर्णन। उसमें दीवार, शिलाखंड, धातुपत्र, कास्ट, पत्थर आदि पर उकेरी गई आकृतियाँ के बारे में अब समावेश हो जाता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों मूर्तिकला, यानी उसमें धातु, पत्थर, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि की कलात्मक मूर्तियाँ, इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद जो आता है डिजिटल सामग्री। तो डिजिटल सामग्री में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेख, कोड, वेबसाइट, ई बुक्स, ग्राफिक्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, सारनियाँ, आंकड़े आदि का समावेश आता है। उसके बाद जो आता है व्याख्यान। व्याख्यान में जैसे आप अभिभाषण या भाषण या प्रवचन आदि जो देते हैं उसमें इनका समावेश होता है। उसके बाद जो आता है प्रस्तुतिकरण, यानी आप गायन करते हैं, अभिनय, नृत्य, जादू, करतब करते हैं, तमाशा, कलाबाजी, मदारी का खेल, नाटक आदि का समावेश आता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों प्लेट, यानी ब्लॉक, सांचा, मैट्रिक, अंतरक, निगेटिव या कोई ऐसी युक्ति जिसकी मदद से किसी कृति को प्रिंट या रिप्रोड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों ऊपर वर्णित सामग्री यानी कंटेंट के लिए इस एक्ट में कृति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जो बात करते हैं कॉपीराइट होल्डर और लीगल राइट्स क्या है उसके। तो जब कोई व्यक्ति किसी मौलिक कृति की रचना करता है तो उसका कॉपीराइट होल्डर कहलाता है, यानी कि उस कृति पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। अगर अधिकारों की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट धारक को निम्न अधिकार यानी लीगल राइट्स प्राप्त है। तो उसमें क्या क्या लीगल राइट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कृति को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रतिलिपि यानी कॉपीज बनाना। उसके बाद नंबर 3 पे आता है सार्वजनिक रूप से प्रकाशित यानी पब्लिश करना। नंबर 4 पे जो आता है दोस्तों फिल्मांकन करना या कृति से संबंधित कोई फिल्म या वीडियो बनाना, ठीक है। उसके बाद जो आता है ध्वन्यांकन करना यानी गाना या संगीतबद्ध करना। उसके बाद जो आता है किसी दूसरी भाषा में अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करना। उसके बाद जो आता है दोस्तों डिजिटल रूप में संग्रह यानी स्टोर करना, किसी को उपयोग हेतु अनुमति देना। उसके बाद कॉपीराइट का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र करना, किसी को किराए पर देना और बेचना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कॉपीराइट की अवधि क्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जब कोई रचनाकार किसी कृति का निर्माण कर उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करता है तो उसी वक्त उस कृति पर रचनाकार का अधिकार मतलब वो कॉपीराइट का हो जाता है और यह अधिकार उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद
तक बना रहता है, यानी कि कॉपीराइट होल्डर की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक उस कृति पर उसके जो हेयर्स यानी उत्तराधिकारी का कॉपीराइट रहता है। उसके बाद जो बात करेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, तो दोस्तों अब सवाल है कि कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, यानी कि क्या करने पर उल्लंघन होता है और क्या करने पर उल्लंघन नहीं होता। तो इसके लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक निम्नलिखित कृत्य यानी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो सबसे पहले कोई ऐसी कृति जिस पर आपका मालिकाना हक कॉपीराइट नहीं है का उपयोग करना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की श्रेणी में आता है। यहाँ उपयोग करने का अर्थ है जैसे कि प्रतिलिपि बनाना, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कॉपी, नकल, चोरी करना, उसके बाद रिप्रोड्यूस करना, बदलाव करके या तोड़ मरोड़ कर फिर से बनाना, इसके बाद प्रकाशित करना, सार्वजनिक रूप से पब्लिश करना या प्रकाशित करना या भाषांतरण करना, किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना, किसी अन्य माध्यम में बदलना, फिल्मांकन, ध्वन्यांकन या डिजिटल माध्यम में बदलना, या व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रतियां मतलब कॉपीज तैयार करना या किराए पर उपलब्ध करके देना किसी और को या बेचना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। दोस्तों हम बात करेंगे अभी फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों आपने फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह दरअसल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट को कुछ शर्तों के अधीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है और ऐसा करने से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन सवाल है कि ये शर्तें कौन कौन सी है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है। किसी कृति का प्राइवेट या निजी उपयोग जिसमें अध्ययन और अनुसंधान के भी शामिल है, यह नियम कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर लागू नहीं होता। उसके बाद जो आता है किसी कृति की समालोचना या समीक्षा, इसमें भी ये चीज़ें शामिल हो जाती है। उसके बाद जो आता है समसामयिक घटना और क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है किसी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना जिसके लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त हो। उसके बाद जो आता है सार्वजनिक रूप से पब्लिश करना, यानी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री का अस्थायी रूप से भंडारण स्टोरेज करना। ठीक है। और उसके बाद जो आता है गैर वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए वैध रूप से लीगल तरीके से खरीदी गई प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतिक्रिया तैयार करना। उसके बाद जो आता है न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट हेतु किसी कृति का रिप्रोड्यूस यानी पुनरुत्पादन करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद जो आता है विधानमंडल के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा जारी किसी कृति का उस सदन के सदस्यों के लिए उपयोग के लिए पुनरुत्पादन करना या रिप्रोड्यूस करना, ये भी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। उसके बाद जो आता है विधि यानी कानून द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति में किसी कृति का पुनरुत्पादन करना यानी रिप्रोड्यूस करना। उसके बाद आता है किसी प्रकाशित साहित्यिक या नाट्य कृति के यथोचित उद्धरणों का जनता के सुपठन के लिए प्रयोग करना। उसके बाद किसी टीचर अथवा स्टूडेंट द्वारा प्रशिक्षण के लिए किसी कृति का रिप्रोड्यूस करना, तो ये भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। दोस्तों किसी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में दिए जाने वाले प्रश्नों के लिए रिप्रोड्यूस करना, ये भी एक चीज़ उसमें आ जाती है। उसके बाद परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर के रूप में रिप्रोड्यूस करना, ये भी चीज़ उसमें शामिल हो जाती है। और लास्ट में जो बता है किसी शिक्षण संस्था के क्रियाकलापों में किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीतात्मक कृति का फिल्म, चलचित्र या ध्वन्यांकन के रूप में प्रस्तुतिकरण करना यानी सादरीकरण करना, ये भी चीज़ इसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद जो आता है दोस्तों कॉपीराइट बोर्ड के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों कॉपीराइट बोर्ड यानी प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड कॉपीराइट संबंधी मामलों की सर्वोच्च संस्था है, यानी का ये है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की तरह से काम करती है, जिसमें कॉपीराइट संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। इसीलिए इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मौजूदा, भावी अथवा पूर्व न्यायाधीश जज होता है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में 2 और सदस्य होते हैं,
साथ ही कई अधिकारी व कर्मचारी होते हैं जो बोर्ड के कामकाज में मदद करते हैं। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष परामर्श पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में एक कॉपीराइट रजिस्टर होता है जिसमें कृति का नाम, शीर्षक, रचयिता का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन की तारीख, कॉपीराइट धारक का नाम व पता, कृति की विशिष्टताएं और अन्य जरूरी सूचनाएं दर्ज की जाती है। यह रजिस्टर हमेशा कॉपीराइट ऑफिस में मौजूद रहता है जिसमें पेटेंट संबंधी जानकारी होती है। लेकिन सवाल यह है कि पेटेंट के लिए क्या करना पड़ता है। तो यह बहुत आसान है। दरअसल किसी भी कृति को पेटेंट करवाने के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन देना पड़ता है, यानी कृति का नाम, शीर्षक, प्रकाशन की तारीख, प्रकाशन का नाम और कॉपीराइट होल्डर का नाम, पता और अन्य चाही गई सूचनाएं भरकर प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय यानी कॉपीराइट ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन और सजा के बारे में। तब बात करते हैं पनिशमेंट सजा के बारे में, यानी कि जब कोई कॉपीराइट का उल्लंघन का अपराध करता है और उस पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का दोष साबित हो जाता है तो उसे क्या क्या सज़ा मिल सकती है, आइए जानते हैं। अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा। अगर कोई एक बार अपराध करने पर बाद दोबारा या बार बार कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे हर बार कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना होगा। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति यानी क्रैक और मोड वर्जन का उपयोग अपने कंप्यूटर पर जानबूझकर करेगा तो उसे कम से कम 7 दिन और अधिकतम 3 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों DMCA क्या है। अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है तो DMCA के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि यह एक ऐसा कॉपीराइट लॉ है जो खास डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाया गया है। यह दरअसल ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के हितों की रक्षा करता है। हालांकि भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी एक कॉपीराइट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानून है। तो अब जानते हैं DMCA का पूरा नाम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, जिसे 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था। इस कानून का मूल मकसद डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट करना है। दरअसल DMCA की मदद से आप अपने ब्लॉग अथवा वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंटेंट की चोरी होने से बचा सकते हैं। अगर कोई आपका कंटेंट चोरी करके अपने ब्लॉग पर पब्लिश करता है तो आप उसके खिलाफ ऑनलाइन DMCA कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसके ब्लॉग से अपना कंटेंट को रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट सारांश। तो अब बताना चाहूँगा कुल मिलाकर कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार है जो बौद्धिक संपदा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता देता है। एक कॉपीराइट होल्डर को उसके ओरिजिनल वर्क को कॉपी, मॉडिफाई, रिप्रोड्यूस, रिपब्लिश और सेल करने का अधिकार देता है। अगर कोई बिना अनुमति के किसी और का वर्क चोरी करता है तो एक कॉपीराइट का उल्लंघन यानी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहलाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में कॉपीराइट संबंधी मामलों का निस्तारण कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत
गठित कॉपीराइट बोर्ड द्वारा किया जाता है। वही कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, पेटेंट और ट्रेडमार्क संबंधी कार्यों के लिए कॉपीराइट ऑफिस उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपने क्या सीखा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस आर्टिकल के जरिए आपने जाना कि कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या है, इसके तहत कौन कौन सी सामग्री संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड है, इसका उल्लंघन करने पर क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का दोषी पाए जाने पर कौन कौन सी सजाओं का प्रावधान है, यानी उसके बाद बात करेंगे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कॉपीराइट बोर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, DMCA मतलब डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट क्या है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इसका क्या महत्व है, और ऐसी ही और भी बहुत कुछ जानकारी जो शायद आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में हमने जानी है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।